हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक फ्यूचर क्लासेस। हमने एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस 2021 के कंप्लीट फॉरेस्ट्री के कोर्स में ये आज हम पार्ट 6 लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम शेल्टरवुड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो तक हमने एसेसरी सिस्टम और सिस्टम ऑफ डिफ्यूज रीजनरेशन को खत्म कर लिया है। तो ये आप जैसे कि देख सकते हैं, पिछले वीडियो में मैंने ये पूरा फिर से रिवाइज किया था। तो हम अब शेल्टरवुड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। जैसे कि ये सिल्वीकल्चरल सिस्टम को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम हाई फॉरेस्ट सिस्टम को शुरू कर चुके थे। तो हाई फॉरेस्ट सिस्टम में हमने सिस्टम्स ऑफ कंसंट्रेटेड रीजनरेशन में क्लियर फेलिंग को खत्म कर लिया था। अब हम शेल्टरवुड को पढ़ेंगे और एसेसरी सिस्टम को भी हम खत्म कर चुके हैं। तो आज हम ये शेल्टरवुड सिस्टम, जिसमें हम यूनिफॉर्म शेल्टरवुड सिस्टम, ग्रुप शेल्टरवुड सिस्टम, इर्रेगुलर शेल्टरवुड सिस्टम, नेचुरल शेल्टरवुड सिस्टम और स्ट्रिप शेल्टरवुड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आइए फिर लेक्चर शुरू करते हैं। जैसे कि ये मैं आपको कंप्लीट आउटलाइन दे दे रही हूँ कि सिस्टम ऑफ डिफ्यूज डिजनरेशन में ये अभी हम पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम सिलेक्शन सिस्टम को देखेंगे। और एसेसरी सिस्टम में हमने टू स्टोरीड हाई फॉरेस्ट और हाई फॉरेस्ट विद रिजर्व, ये दोनों पिछले वीडियो में खत्म कर दिया है। आज हम सिर्फ शेल्टरवुड सिस्टम को पढ़ेंगे। तो सिल्वीकल्चरल एसेसरी सिस्टम हम कल पढ़े हुए थे, जिसमें हमने ये टू स्टोरीड हाई फॉरेस्ट सिस्टम और हाई फॉरेस्ट सिस्टम विद रिजर्व और इम्प्रूवमेंट फेलिंग को पढ़ा था। तो आज हमारा लेक्चर यहाँ से शुरू होगा, जिसमें हम शेल्टरवुड सिस्टम को पढ़ेंगे। तो शेल्टरवुड सिस्टम्स आर दोज हाई फॉरेस्ट सिस्टम इन विच द यंग क्रॉप इज एस्टेब्लिश्ड अंडर द शेल्टर ओवरहेड और लेटरल of the old one. The latter at the same time affords the protection to the soil. जैसे कि हमने पिछले बार में देखा था कि क्लियर फेलिंग सिस्टम में हम लैंड को पूरी तरह से क्लियर कर दे रहे थे, यानी यहाँ जो भी हमारा स्टैंड्स थे उन्हें हम पूरी तरह से क्लियर कर दे रहे थे। ये हमारा था क्लियर फेलिंग सिस्टम। और फिर हम इधर पे फिर से रीजनरेशन कर रहे थे नए सैपलिंग या सीडलिंग लगाकर। तो अब हम ऐसा क्लियर फेलिंग नहीं करने वाले हैं। शेल्टरवुड में हम क्या करने वाले हैं, शेल्टरवुड में हमारा लैंड है, लैंड में कुछ स्टैंड्स लगे हुए हैं, जिनमें से जो मैच्योर हैं उनको कट कर दिया जाएगा और कुछ को वहीं पे रिटेन करने रहने दिया जाएगा। इससे हमें क्या फायदा होगा, तो ये स्टैंड जो ये आउट हो चुका है तो इसको हटा दिया, ठीक है। इसमें अब ये वाला बस बचा हुआ है स्टैंड पोजीशन में और ये वाला बस बचा हुआ है। ये फर्स्ट और ये जो थर्ड है ये हमने क्रॉस कर दी, मतलब यहाँ से हटा दिया है। तो हमारे लैंड में कटिंग हो चुकी है, फेलिंग हो चुकी है। तो अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे नए स्टैंड लगाएंगे या माने नई सीडलिंग या नया रीजनरेशन प्रोसेस यूज करेंगे। तो इससे हमें हमारे को क्या होगा, ये जो हमारी यंग क्रॉप है ये बची रहेगी। इसे ही हम शेल्टरवुड सिस्टम कहेंगे, यानी कि जो यंग क्रॉप है ये पुराने वाले स्टैंड के शेल्टर में रहेगी। ये हमारा है शेल्टरवुड सिस्टम। शेल्टरवुड सिस्टम आर दोज हाई फॉरेस्ट सिस्टम इन विच द यंग क्रॉप, जो हमने ये जो नई सीडलिंग लगाई है ना, इसे हम बोल रहे हैं यंग क्रॉप, यंग क्रॉप, ठीक है। उसके बाद ओवरहेड और लेटरल ऑफ द ओल्ड वन। द ओवरहेड और लेटरल मतलब उसके पीछे या उसके ओवरहेड पर। द लेटरल लेटर एट द सेम टाइम अफोर्ड्स प्रोटेक्शन टू द सॉइल, यानी कि ये जो लेटर वाला है, मतलब ये जो है जो वहां पे अभी भी स्टिल है, वो क्या करेगा, प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल को देगा, ठीक है। मतलब आपकी सॉइल जो है उसको प्रोटेक्ट करेगा, आपकी यंग क्रॉप को प्रोटेक्ट करेगा। शेल्टरवुड सिस्टम इंक्लूड्स द वेरियस सिस्टम्स ऑफ सक्सेसिव रीजनरेशन फेलिंग टुगेदर विद द सिलेक्शन सिस्टम। अब जैसे आपको कोई लैंड है, उसमें क्या करना है, लैंड में आपको क्या करना है कि यहाँ पे रीजनरेशन भी करना है, फेलिंग भी करना है और सिलेक्ट भी करना है कि किसका रीजनरेशन होगा और किसकी फेलिंग होगी या किसकी नहीं होगी। फेलिंग किसकी होगी, जो मैच्योर हो चुका होगा। रीजनरेशन किसकी होगा, जहां पे यंग क्रॉप हम डालेंगे। तो ये हम
सक्सेसिवली चलाते रहेंगे, मतलब एक साइकिल सा चलता रहेगा कि जो मैच्योर होगा उसे उसको उसकी फेलिंग होगी, यानी वो काट दिया जाएगा, और जो नया होगा उसे अभी बढ़ने का मौका दिया जाएगा। जैसे ये सीड है, फिर ये क्रॉप बनेगा, फिर ये जब मैच्योर स्टैंड बन जाएगा तो इसकी फेलिंग हो जाएगी। तो ये है हमारा शेल्टरवुड सिस्टम। तो ये हमारा एक साइकिल के उसमें चलता रहेगा। तो इससे क्या फायदा होगा? टू ओवरकम क्लियर फेलिंग सिस्टम। जैसे कि हमने देखा कि क्लियर फेलिंग सिस्टम था तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे। क्या डिसएडवांटेजेस थे? हम अपनी लैंड को पूरा निकेट कर दे रहे थे, यानी कि पूरा ओपन छोड़ दे रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, जो क्लाइमेट की हार्श कंडीशंस है वो सीधे लैंड को मतलब लैंड को अफेक्ट कर रही थी। तो इससे क्या हो रहा था, हमारा सॉइल इरोजन। ये सॉइल जब पूरी तरह से ओपन है तो ये इसका इरोजन होना शुरू हो जाएगा। इस यहाँ पे तेज हवाएं चलेंगी, वो इसे उड़ा देंगी। यदि वाटर रन ऑफ का प्रॉब्लम आएगा तो इसे खत्म कर देगा। इंसेक्ट्स आ सकते हैं, वीड्स आ सकते हैं, अननेसेसरी प्लांट्स की ग्रोथ हो सकती है जो हमें चाहिए ही नहीं। तो ये क्लियर फेलिंग सिस्टम के डिसएडवांटेजेस से हम बच गए, क्योंकि हमने अब यहाँ पे शेल्टरवुड सिस्टम को फॉलो किया। शेल्टरवुड सिस्टम में कभी भी पूरी लैंड को नेकेड नहीं किया जाएगा, मतलब पूरे पेड़ एक साथ नहीं काटे जाएंगे। एक साइकिल सा बना रहेगा कि पहले मैच्योर पेड़ काटा जाएगा, फिर उसके बाद यंग यंग जो सीडलिंग है उसको ग्रो किया जाएगा, फिर जो उस मीडियम एज्ड है उनको रिटेन रखा जाएगा। ऐसे हमारा साइकिल चलता रहेगा। तो ये हो गया हमारा सॉइल इरोजन से बचाने के लिए हमने क्लियर फेलिंग की जगह शेल्टरवुड सिस्टम को अपना लिया है। वही रीजनरेशन इन्वेस्टमेंट। अब जैसे कि हमने देखा था कि क्लियर फेलिंग में क्या हो रहा था, एक बार आपके पूरे जो स्टैंड्स हैं आपने उनको काटा और बेच दिया, लेकिन और उसके बाद जब हमें दोबारा रीजनरेशन करना था तो ढेर सारा इन्वेस्टमेंट लाना पड़ा, पूरी लैंड को प्रिपेयर करना पड़ा। फिर हमने इसमें सीडलिंग्स की रुपाई की, यानी कि सीडलिंग्स को यहाँ पे सो किया। तो इससे क्या हुआ कि हमारा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगा, फिर लेबर कॉस्ट लगेगा। इतने बड़े एरिया में यदि आपको सीडलिंग डालने हैं, पूरा रीजनरेशन प्रोसेस अपनाना है और सब कुछ खाली है, तो आपको अब ये सीडलिंग डालने के बाद अब जब तक ये मैच्योर नहीं होंगे, ओवर 20 to 40 ईयर्स लग जाते हैं कभी कभी, तब तक आप इनमें से कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट नहीं ले जाएंगे। तो इतने लंबे टाइम स्पैन में, मान लो अगर ये 10 ईयर्स से 20 ईयर्स के बारे में है, तो इतने लंबे टाइम स्पेन में आपको कोई रिगेन नहीं होगा, मतलब वहां से कोई पैसा नहीं आएगा। तो ये आपके लिए एक बहुत ही कॉस्टली सिस्टम बन जाएगा। वहीं पे इसकी लेबर कॉस्ट भी लगेगी, क्योंकि अभी ये यंग सीडलिंग्स हैं, तो इन्हें ग्रोथ कराने के लिए इन पे काफी ध्यान रखना पड़ेगा, तो लेबर भी लगेंगे। प्लस इनमें से कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट अभी बाहर आएगा नहीं एटलीस्ट 10 ईयर्स तक। तो इस तरह से हमने इसके डिसएडवांटेजेस को कैसे ओवरकम किया कि हमने शेल्टरवुड सिस्टम को अपनाया। शेल्टरवुड सिस्टम में हमेशा कोई ना कोई स्टैंड वहां पे प्रेजेंट होगा। तो इससे क्या होगा कि आप थोड़ा थोड़ा टिम्बर निकाल के उसमें से सेल करते रहेंगे, और जब आप इसे सेल करते रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट वापस मिलता रहेगा, जिससे आप ये प्रोसेस को अच्छे से निभा पाएंगे और आपको कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया शेल्टरवुड सिस्टम के बेनिफिट्स और क्लियर फेलिंग सिस्टम के डिसएडवांटेजेस। तो चॉइस ऑफ स्पीसीज एंड इट्स सक्सेस। अब कोई नेकेड लैंड है या कोई बेयर लैंड है जिसमें आपने स्पीसीज को लगाया है, तो उसमें आपको ऐसी चॉइस करनी पड़ेगी जो यहाँ पे पूरी तरह सक्सेस हो। और यदि सक्सेस नहीं होगी तो हमारा जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगा है वो वेस्टेज हो जाएगा, और इतना लॉस शायद हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसी क्लियर फाइलिंग सिस्टम के जो कॉन्स है यानी कि डिसएडवांटेजेस है, इसको ओवरकम किया शेल्टरवुड सिस्टम ने। तो आइए शेल्टरवुड सिस्टम के प्रकार देख लेते हैं, यानी टाइप्स देख लेते हैं। तो इसमें आया पहला यूनिफॉर्म शेल्टरवुड सिस्टम। इन दिस सिस्टम द कैनोपी इज ओपन अप यूनिफॉर्मली ओवर द एंटायर कंपार्टमेंट टू गेट मोर और लेस इवन एज्ड क्रॉप। इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म सिस्टम में ऐसा होगा कि जो कैनोपी है यूनिफॉर्मली ओपन की जाएगी। मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर थोड़े यूनिफॉर्म गैप के बाद हमने पेलिंग की हुई है,
और कैनोपी जो है, मतलब ये जैसे कि आप इसका, अगर आप इसका आप टॉप व्यू देखेंगे तो आप देखेंगे कि कैनोपी ऐसे थोड़े थोड़े इंटरवल्स में आपको मिलती रहेगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्मली गैप आ रहा है, इसलिए इसे हम कह रहे हैं यूनिफॉर्म शेल्टरवुड सिस्टम। जैसे कि इसके बाद आपने यहाँ देखा कि एक स्मॉल रीजनरेशन हुआ है, तो इसका भी पैटर्न यूनिफॉर्म है, यानी कि यहाँ पे हर थोड़ी थोड़े गैप में वहां पे न्यू जनरेशन किया जाएगा, और फेलिंग भी उसी तरह से हो रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब ये वाले, जैसे पहले ये वाला और ये वाले पेड़ को हटाया गया, फिर उस ये वाले और ये वाले पेड़ को हटाया गया, तो एक यूनिफॉर्म पैटर्न बना हुआ है कि हम कितने एरिया की कैनोपी को ओपन करने वाले हैं और कितने की क्लोज करने वाले हैं। तो ये हो गया uniform shelterwood system. The old crop is removed in succession felling and the regeneration is obtained from seeds shed by the shed bearer which are retained in the area for this purpose. अब जैसे इसका क्या फायदा होगा, इसका फायदा ये होगा कि जो हम नए रीजनरेशन प्रोसेस को अपनाएंगे, यानी कि नए पेड़ों को फिर से जब लगा रहे होंगे तो हमें इनकी शेड मिल जाएगी, यदि वो शेड डिमांडर होंगे। और वैसे भी नए सैपलिंग्स को पूरा ओपन एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ दिया जाता, क्योंकि उसमें उसके जो सर्वाइवल के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, उसे काफी सारे मतलब हार्श चीजों का सामना करना पड़ सकता है। तो हमेशा एक शेड उसे मिलता रहेगा जब तक वो बड़ा होगा, और जब तक वो बड़ा, जब पूरा बड़ा हो जाएगा तो उसे उसके उसका जो शेड वाला पार्ट है, मतलब कि जो मेच्योर स्टैंड है, उसे फिर काट दिया जाएगा, अब वो अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा। तो यही हुआ यूनिफॉर्म शेल्टरहुड सिस्टम। समटाइम्स नेचुरल रीजनरेशन इज सप्लीमेंटेड विद आर्टिफिशियल प्लांटिंग। अब इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फायदा ये भी होगा कि यदि आपने यहाँ पे पेड़ काट दिए हैं, जैसे ये पेड़ काट दिए हैं और आपने ऐसे ही छोड़ दिया है, तो क्या होगा, जब इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का टाइम आएगा तो यहाँ से कुछ पॉलेंस या सीडलिंग्स यहाँ पे गिर जाएंगे, और यहाँ पे खुद ब खुद नेचुरल रीजनरेशन हो जाएगा। तो आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट या एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी यहाँ पे रीजनरेशन करने के लिए। तो इसका ये अपने आप फायदा हो गया। और जब आपको डिजायर्ड आउटपुट चाहिए भी है, तो आप चाहे तो आर्टिफिशियल प्लांटिंग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यूनिफॉर्म शेल्टरवुड सिस्टम हमारे लिए काफी फायदेमंद रहा। कैसे? क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म कैनोपी को बनाए रखता है, फिर यंग सीडलिंग्स को हेल्प करता है ग्रो करने में, फिर यहाँ पे रीजनरेशन का प्रोसेस नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। तो अब देखते हैं अगला टाइप, यूनिफॉर्म सिस्टम और यूनिफॉर्म शेल्टरवुड सिस्टम के बारे में और जान लेते हैं। द ओल्ड ट्रीज आर रिमूव्ड इन सक्सेसिव फेलिंग नोन एज रीजनरेशन और सीडलिंग फेलिंग विच एक्सटेंडेड ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। जो ओल्ड ट्रीज हैं उन्हें हम सक्सेसिव फेलिंग से, जैसे कि हमने देखा कि यूनिफॉर्मली हम उसे हटा रहे होंगे और वहां पे नए नए सैपलिंग या सीडलिंग्स लगा रहे होंगे और रीजनरेशन भी चलता रहेगा। तो यही लिखा है कि ये पीरियड तक मतलब ईयर्स ईयर में कंटिन्यू होता रहेगा और आपका काम बढ़िया से चलता रहेगा। द पीरियड ड्यूरिंग विच रीजनरेशन गेट्स एस्टेब्लिश्ड इज नोन एज रीजनरेशन पीरियड। रीजनरेशन पीरियड की डेफिनेशन है कि द पीरियड ड्यूरिंग विच रीजनरेशन गेट एस्टेब्लिश्ड, according to the length of regeneration period the total rotation period is divided into 4 blocks technically known as periodic blocks। अब जैसे कि आपने यूनिफॉर्मली आप अपने पेड़ों को काटते चल रहे हैं कि पहले इसको 1 और 3rd वाले को उड़ाएंगे, मतलब काट देंगे, फिर 2nd और 4th वाले को उड़ा देंगे, यानी काट देंगे। तो इससे क्या होगा कि आप ये कब करेंगे, कोई सर्टेन पीरियड होगा ना कि आज हमने किया, अब 2 साल बाद हम अगले वाले की प्रोसेस को अपनाएंगे, फिर 2 साल बाद उससे अगले वालों की प्रोसेस को अपनाएंगे। तो इस तरह से इनको हम कहेंगे पीरियड ब्लॉक्स। अब पीरियड ब्लॉक्स का ईयर्स वाइज ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि टाइम बेसिस पे होगा कि कितने साल बाद जाके फिर से हमें कटिंग या फेलिंग करवानी है। तो रीजनरेशन पीरियड इज अलॉटेड टू पीरियोडिक ब्लॉक 4, यानी कि अब जैसे कि इसमें लिखा है कि पीरियोडिक ब्लॉक जो 4th है, यानी कि पहला पीरियोडिक ब्लॉक मान लीजिए यहाँ पे दिया है 30 साल तक, मतलब पहला जब आपने फेलिंग की उसके 30 साल बाद अगली फेलिंग करने आएंगे, यहाँ पे हो गया +30।
उसके बाद आप उसके बाद की अगली फाइलिंग करने कब आएंगे, जब वो 60 या 90 ईयर्स, मतलब उसके बाद फिर +30 आ गए, तो इस तरह से हम करेंगे। उसके बाद अगली कब होगी, +30, यानी कि 90 to 120 ईयर्स। अब इस तरह से जब 120 ईयर्स हो जाएंगे तो आप पीरियोडिक ब्लॉक 4 पे पहुंच जाएंगे, यानी कि आपने चौथी बार ये प्रोसेस को अपना लिया है 30-30 साल के गैप में। तो इसी के बाद आप रीजनरेशन करेंगे। तो यही लिखा है कि रीजनरेशन पीरियड कब होगा, जब आप चौथी बार वहां पे फाइलिंग करने आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको जगह भी तभी मिलेगी ना, जब आप पहली बार में इसे खत्म किया, फिर दूसरी बार में इसे खत्म किया, तीसरी बार में इसे खत्म किया, अब आपके पास ये पूरा एरिया खाली हो गया। अब आप यहाँ पे सीडलिंग्स को डाल देंगे। तो क्रॉप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इवन एज्ड। इवन एज्ड कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम फाइलिंग करने आए हैं, मतलब फाइलिंग कर दी है, तो क्या होगा कि जब हमने सीडलिंग लगाया, मैंने जैसे बताया कि पहले 30 इयर्स में ये वाला खत्म किया, फिर दूसरे 30 इयर्स में ये वाला खत्म किया, फिर तीसरे 30 इयर्स में ये वाला खत्म किया। अब पीरियोडिक ब्लॉक 4 तक आते आते ये पूरा एरिया साफ हो गया आपका। अब इस पूरे एरिया में जब आप सीडलिंग्स डालोगे तो सबकी एक ही साथ डालोगे, तो सबकी उम्र क्या होगी, एक ही होगी, तो आपका क्रॉप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, इवन एज। तो यही है यूनिफॉर्म शेल्टरवुड सिस्टम। तो अब हम अगला नया टाइप देखेंगे, ग्रुप शेल्टरवुड सिस्टम, या इसे हम एक और नाम लिख सकते हैं, बेवेरियन फेमिल्श्लैग सिस्टम। ये एक्चुअली साइंटिस्ट का नेम है। इन दिस सिस्टम ट्रीज इन ग्रुप्स आर फेल्ड टू क्रिएट गैप ऑफ फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनरेशन। ग्रेप फॉर स्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनरेशन, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप में हम ट्रीज को फेल कर रहे होंगे। इन दिस सिस्टम ट्रीज इन ग्रुप्स आर फेल्ड टू क्रिएट गैप। ट्रीज इन ग्रुप्स यानी कि जो ट्रीज है, जैसे कि यहाँ पे इस पूरे ग्रुप को खत्म किया गया तो ये एरिया बना, तो उनको फेल किया जाएगा। फिर यहाँ पे सेकेंड कट के बारे में बताया कि दूसरी बार कटिंग करने गए तो हमने इस ग्रुप को कर दिया, फिर रिमूवल कट, बचा कुचा फिर पूरा कट कर दिया। This system is applied on slopy undulating areas to protect the soil from deterioration। यानी कि क्या होगा, स्लोपी एरिया में क्या होगा, यदि आप सारी फेलिंग एक साथ कर देंगे तो यहाँ लैंडस्लाइड का प्रॉब्लम आ सकता है, यहाँ सॉइल का इरोजन का प्रॉब्लम आ सकता है, और एक साथ इतना पॉसिबल होगा भी नहीं। अगर ये स्लोपी एरिया है तो सबको काट कर एक साथ लेके जाना काफी रिस्की हो सकता है। तो इसलिए हम उधर पर ये वाले ग्रुप शेल्टरवुड सिस्टम को फॉलो करेंगे, क्योंकि जब आप यहाँ से ये हटा चुके होंगे तो यहाँ ये जो है ये इनको शेल्टर दे रहे होंगे, यानी इन्हें तेज हवाओं से रोक रहे होंगे, तेज सनलाइट से रोक रहे होंगे, ताकि ये ग्रो कर सके। और जब ये एक अच्छे हाइट को पहुंच पाएंगे या रिटेन कर पाएंगे, तब हम उन्हें भी काट देंगे। तो इस तरह से आपका जो एरिया है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। In this system, dependency wholly on natural regeneration and have to work on a large area at one time। Definitely देखिए अब क्या होगा कि यहाँ पर नेचुरल रीजनरेशन का प्रोसेस होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने ग्रुप को काटा, अब यहाँ से कुछ पोलेंस यहाँ आकर गिर सकते हैं, जिससे नेचुरल रीजनरेशन का प्रोसेस हो सके। यानी कि यहाँ पे सीडलिंग्स या पोलन ग्रेन्स नीचे आके गिर जाएंगे और वो उग जाएंगे। तो इससे क्या होगा, क्योंकि ये एरिया स्लोपी है, यहाँ जाना इतना आसान भी नहीं होगा कि आप फिर से रीजनरेशन करें या ये सब करें, तो इसे हम ग्रुप शेल्टरवुड सिस्टम कहेंगे। तो अब इसमें क्रॉप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, अनइवन एज। अब जहां पर भी नेचुरल रीजनरेशन हो रहा है तो सारे सीड्स या पोलेंस एक ही दिन तो डिसाइड करके आएंगे नहीं कि चलिए आज हम यहाँ पर सोइंग यानी कि रोपाई कर देते हैं, तो जब भी पेड़ उगेंगे वो एक साथ एक ही उम्र के होंगे। ये तो नेचुरल रीजनरेशन का प्रोसेस होगा। तो इसमें क्या होगा कि सब कभी कोई किसी और समय में, फिर कोई किसी और समय में यहाँ पे पोलन ग्रेन्स या सीड्स बाय चांस रैंडमली गिर जाएंगे, रैंडम टाइम पे गिरेंगे, इसलिए ये हमेशा अनइवन एज्ड होगा। आइए तो फिर अब देखते हैं इरेगुलर शेल्टरवुड सिस्टम। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। इरेगुलर शेल्टरवुड सिस्टम क्या है, गेयर फर्स्ट डिस्क्राइब द कंसेप्ट। ये साइंटिस्ट गेयर है, इन्होंने इस कंसेप्ट को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। Irregular shelter woods differ from other based on timing
टाइमिंग ऑफ हार्वेस्टिंग एंट्रीज, यानी कि जो ये इरेगुलर शेल्टर वुड्स हैं ये इसलिए डिफर किए जाते हैं, यानी इनको हम बाकियों से कैसे अलग करके देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है हार्वेस्टिंग की टाइमिंग पर डिपेंड करते हैं। आइए और समझते हैं। इट इज अ सिल्वीकल्चरल सिस्टम इन विच द क्रॉप टू बी रीजनरेटेड इज ओपनड अप irregularly by removing trees of above predetermined diameter and the resultant crop is uneven aged। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, irregularly, आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ रेगुलर नहीं है कि किसे कौन से ट्री को काटना है और कौन से ट्री को रहने देना है। तो हमने क्या किया, सीधा गए वहां पे देख लिया कि किसका डायमीटर अच्छा ग्रो किया है और एक सर्टेन डायमीटर की रेंज बना ली कि जो भी इस डायमीटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा या इससे ज्यादा मोटा होगा तो उसे हम काट के ले जा लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हो सकता है किसी एरिया में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो वहां पे जो ट्री ग्रो कर रहा होगा उसकी डायमीटर और हाइट और उसका ग्रोथ टाइम जो है काफी बेहतर होगा, बजाय उसके जिसको अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होंगे। तो इससे क्या होगा, आप इस एरिया के ट्री की जो कटिंग या फेलिंग साइकिल है वो जल्दी जल्दी रिपीट होगी और इस एरिया की ट्री की जो फेलिंग साइकिल है वो लेट लेट रिपीट होगी। तो इससे क्या होगा, क्या हमें, और हो सकता है इसकी स्पीड कम हो, जब तक ये अपने आप को मेच्योर और एक सर्टेन डायमीटर से ज्यादा अटेन करवा लेता है तब तक ये कुछ वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है, और जब ये पहुंचता है तब तक यहाँ पे नया रीजनरेशन हो चुका होता है। तो इस तरह से हमेशा मेरे को फॉरेस्ट कौन सा मिलेगा, अनइवन एज्ड। देयर आर लॉन्गर पीरियड्स बिटवीन द इनिशियल एस्टेब्लिशमेंट कट एंड रिमूवल कट देन फॉर अ ट्रेडिशनल शेल्टर वुड। रिमूवल पीरियड जनरली एक्सीड्स 20% ऑफ द प्रोजेक्टेड रोटेशन। यही बोल रहे हैं कि जो इसमें क्या होता है, लॉन्गर पीरियड्स होते हैं बिटवीन क्या, इनिशियल एस्टेब्लिशमेंट कट, यानी कि इनिशियली जब आपने स्टेब्लिश किया था उसके कट के दौरान, और रिमूवल कट यानी कि जब आप पूरा रिमूव कर चुके हैं। तो इस तरह से रिमूवल पीरियड जो है वो 20% ज्यादा हो जाता है, जो प्रोजेक्टेड रोटेशन जो रोटेशन का होना चाहिए उससे 20% ज्यादा हो जाता है। तो अब जो हम देख रहे हैं कि मैंने आपको जैसे बताया कि इरेगुलर शेल्टर वुड सिस्टम जो है एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछा जाता है, तो इसके कुछ मॉडिफिकेशंस है, जैसे कि हर कोई जो है अपने तरीके से अपने यहाँ की क्लाइमेटिक या बेसिक रिक्वायरमेंट्स के चलते उसको अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। वैसे ही हमने इरेगुलर सिस्टम को भी मॉडिफाई कर लिया है। मान लीजिए कि ये यूरोप में किसी और तरह का रेगुलर शेल्टर वुड सिस्टम चल रहा था, लेकिन इंडिया की कंडीशंस में उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने जरूरी थे और अप्लाई करना था, तो उसमें कुछ चेंजेस करके हमने उसे भी अपने यहाँ अपना लिया। तो इंडियन इरेगुलर शेल्टर वुड सिस्टम और पंजाब शेल्टर वुड सिस्टम या अंडमान कैनोपी लिफ्टिंग शेल्टर वुड सिस्टम, इसमें बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्या मॉडिफिकेशन किए उससे क्या फायदा हुआ। आपको बस ये जानना है कि इसके दो टाइप्स होते हैं। देन सिमिलर सिस्टम्स क्या है, स्विस फैमस फ्लैग सिस्टम और बेडन फैमस फ्लैग सिस्टम। तो ये सब किससे संबंधित है, सबसे पहले तो ये शेल्टर वुड सिस्टम से संबंधित है, फिर ये इरेगुलर शेल्टर वुड सिस्टम के मॉडिफिकेशन है। आपको बस इतना ही याद रखना है। तो अब देखते हैं इसके यूजेस। सिड्रस देवदारा, जैसे ये क्वेश्चन आ चुका है तो आप याद रखेंगे कि जो सिड्रस या देवदारा या देवदार का पेड़ है जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, वो इस तरह के सिस्टम को फॉलो करता है। शोरिया रोबस्टा यानी कि साल जो है उत्तर प्रदेश का, वो इस तरह के सिस्टम को फॉलो करता है। और ये कैसा होगा, अनइवन एज्ड होगा। क्यों अनइवन एज्ड होगा, क्योंकि हम इरेगुलरली काट रहे हैं। तो इरेगुलर काटने से क्या होगा, आपका जो सीडलिंग है वो उसकी एज वहां पर रीजनरेशन की प्रोसेस में सभी एक साथ तो एक ही उम्र के होंगे नहीं, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट ये है कि एक सर्टेन डायमीटर का होना चाहिए और जो उसको फुलफिल कर लेगा वो हो जाएगा हमारा फेलिंग सिस्टम का पार्ट। तो इस तरह से जो भी क्रॉप कैरेक्टरिस्ट होंगे इस तरह के फॉरेस्ट के, वो हमेशा अनइवन एज्ड होंगे। ओके दोस्तों, तो हम नेचुरल शेल्टर वुड सिस्टम को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद हम कुछ वीडियोस को थोड़ा लाइट रखेंगे, यानी कि जैसे हम इस पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस कर लेंगे ताकि ये काफी ज्यादा हेक्टिक ना हो जाए। इसके बाद हम इसे कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिए और हमें बताइए कि हमें और क्या-क्या सुधार करना चाहिए या आपको किस तरह से हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं या हमें क्या फीडबैक है हमारे लिए, तो शेयर करिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले। ओके, थैंक यू।